नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। अखिलेश यादव ने यूपी में एक बड़ा धमाका कर दिया है, या यूं कहें कि अखिलेश यादव के इस धमाके से बीजेपी हिलती हुई नजर आ रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने इस मॉनसून सीजन में बीजेपी के लिए एक ऑफर दिया है, केशव प्रसाद मौर्य के लिए ऑफर दिया है कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। अब अखिलेश यादव का ये ऑफर मजाक में है, तंज में है, या वाकई वो इसको लेकर गंभीर हैं, ये बीजेपी के लिए सोचने का मसला है। वैसे भी बीजेपी इस समय काफी परेशान चल रही है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें कई राज्यों में बीजेपी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, या उसकी सीटें बहुत कम हो गई। और इन राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी होती है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, जहां से बीजेपी ने सत्ता का रास्ता अपने लिए तैयार किया था। लेकिन इसी यूपी में उसकी सीटें घटकर 62 से घटकर अब 33 पर आ गई हैं। और यूपी बीजेपी में इस बात को लेकर अभी तक कोई भी जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है कि ये गलती मेरे कारण हुई या ये सीटें मेरे कारण कम हुई। सब लोग केवल क्रेडिट लेना चाहते हैं कि सत्ता किनके कारण बनी। और इस लड़ाई में अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उधर जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों के बीच एक अजीब किस्म की खींचातानी चल रही है। बात दिल्ली तक जा पहुंची है। केशव प्रसाद मौर्य कल ही दिल्ली से वापस लौटे हैं यूपी, और वहां लखनऊ पर उन्होंने कुछ भी जाकर नहीं कहा। एयरपोर्ट से वो चुपचाप निकल गए, और इसके बाद अखिलेश यादव ने उनको लेकर उनकी तस्वीर जिस तरह से एयरपोर्ट की आई, उसमें उन्होंने अखिलेश यादव ने एक तंज भी कसा कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब लौट के बुद्धू घर को आए, ये तंज किसके लिए है ये समझना भी कठिन नहीं है। कुल मिलाकर यूपी में बीजेपी की हालत इस समय जिस तरह की हो गई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब जो आने वाले उपचुनाव हैं उसमें भी बीजेपी के लिए सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। और अगर यूपी में बीजेपी कमजोर होती है तो फिर केंद्र की सत्ता पर भी उसकी पकड़ जो है वो कमजोर होना तय है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी की इसी कमजोरी के बीच इस मॉनसून सीजन में जो एक धमाका किया है कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। क्या है इस ऑफर के पीछे का मकसद, क्या हाल हो गया है यूपी में बीजेपी का, और किस तरह बीजेपी अपने ही अंदरूनी झगड़ों से हो रही है कमजोर, इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमलेंदु जी। 14 जुलाई को यूपी में एक समीक्षा बैठक हुई जिसमें ये देखा गया, इस पर चर्चा हुई कि आखिर हम हारे तो क्यों हारे। यूपी में बीजेपी अपनी इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रही, उसे बड़ी कठिनाई हो रही है, और इसी वजह से तमाम नेता जो हैं वो यूपी में इस बात के लिए इकट्ठे हुए कि हम आखिर क्यों हारे। और इस समीक्षा बैठक में भी कुछ ऐसा खास निकलकर सामने नहीं आया, बल्कि यूपी में बीजेपी के जो अंतर विरोध हैं वो सामने आ गए। जैसे आदित्यनाथ योगी का वो बयान था कि हम अति आत्मविश्वास के कारण हारे। केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। वो इस बात को पहले ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, फिर वापस से पोस्ट करते हैं। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, और आप क्या समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस बीच ये जो ट्वीट किया है, क्या है वो ट्वीट अखिलेश यादव का, देख भी लेते हैं और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये अखिलेश यादव का छोटा सा ट्वीट, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। इसके आगे ना कोई हैशटैग है, ना उन्होंने कुछ लिखा कि बीजेपी नहीं चाहिए, जबकि इसके पहले अखिलेश यादव के जो ट्वीट आते रहे हैं उसमें उन्होंने बाकायदा मतलब कि बीजेपी नहीं चाहिए इस तरह के वो हैशटैग भी लगाए हैं, नो टू बीजेपी। और पिछले बार जो उन्होंने जो एक ट्वीट किया था 2 दिन पहले, या मेरा ख्याल है कल ही उन्होंने, उसमें जिसमें उन्होंने बीजेपी दलदल में धंसती जा रही, इस तरह के शब्द उन्होंने लिखे थे कि इनकी आपसी लड़ाई में यूपी का प्रशासन जो है वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। वो बड़ा ट्वीट था। ये एक जो वन लाइनर जिसको हम कहते हैं आजकल की जुबान में, कि बिल्कुल तंज ऐसा कस देना कि अंदर तक बीजेपी जो है वो हिल जाए। क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव अब जिस तरीके से, पहले भी वो बीजेपी पर उसके लिए खतरा हमेशा से बने ही रहे हैं, और अब जब से इंडिया गठबंधन यूपी में मजबूत हुआ है, सपा बीजेपी पर भारी पड़ी है, उसके बाद अखिलेश यादव ने ये जो यूपी में धमाका किया है, ये जो मॉनसून ऑफर दिया है, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या राजनीति है अखिलेश की, और कैसे बीजेपी इस राजनीति से डील करेगी? देखिए समित्रा जी, अखिलेश यादव जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के घर में आग लगी हुई है उसमें हाथ तापना चाहते हैं, और एक तरह से कहा जाए कि उस आग को और हवा दे रहे हैं अखिलेश यादव। और जो सोए हुए अरमान हैं केशव प्रसाद मौर्य के, उनको जगा रहे हैं कि अगर भाई आप इतने बड़े नेता हैं कि आपके पास 100 विधायक हैं और आप योगी जी का तख्ता पलट करना चाहते हैं, और योगी जी का तख्ता पलट आपसे नहीं हो पा रहा है, बीजेपी आपकी बात को नहीं मान रही है,
तो हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, आप आइए और आकर के 100 विधायक लेकर के आइए और हम आपको बनवा देंगे। ये खुला ऑफ़र अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया। इससे पहले भी एक बार उन्होंने ऑफ़र दिया था इसी तरीके का, लेकिन वो तब दिया था कि जब केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के ऊपर कुछ प्रहार कर रहे थे या सरकार बनने में देरी हो रही थी, तो उस समय उन्होंने उनको ऑफ़र दिया था कि भाई आप बड़े नेता हैं तो 100 विधायक लेकर के आइए, हम बना देंगे आपको चीफ मिनिस्टर। फ़िलहाल जो उनका जो ऑफ़र है अखिलेश यादव का, वो ऑफ़र जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को हवा देना भी है और जो आग लगी है उनके घर में उसमें हाथ तापना है। दोनों काम कर रहे हैं अखिलेश यादव, यानी एक साथ एक पंथ दो काज कर रहे हैं। इसके ज़रिए होगा ये सर मित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब डिसेंट्स जो स्वर हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। और देखिए वो तेज़ हो गए। अखिलेश यादव ने सुबह कहा, उसके बाद अभी मैं देख रहा था कि ब्रेकिंग आ रही थी एक कि जो दानिश अंसारी एक मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने है। यानी कुछ ना कुछ अब चल रहा है यूपी में, यूपी बीजेपी में। इसको लेकर के अब स्वीकृति के स्वर जो हैं वो बीजेपी की तरफ से आने लगे हैं कि मामला सब ठीक ठाक नहीं है और कुछ ना कुछ गड़बड़ निश्चित तौर पे है और वो केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष है कि उत्तर प्रदेश में कुछ गड़बड़ चल रहा है। अभी तक तो ये हो रहा था कि ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक ठाक है और केजरीवाल ने जो आके बातें कही थी वो सब बेकार हैं, किसी का मतलब नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल की बात को सच करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ना चाहती है, लेकिन बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। अभी तो ऐसा समझा जा सकता है, लेकिन अखिलेश यादव का ऑफ़र जो है वो बहुत कुछ मायने रखता है सर मित्रा जी। कुल मिलाकर के ये है कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य खुद को ओबीसी का नेता बता करके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब इसके ज़रिए अखिलेश यादव ने एक तरीके से कई निशाने चले हैं। एक तरफ तो उनका सोए हुए अरमान जगा दिए हैं फिर से केशव प्रसाद मौर्य के। दूसरा उन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की है कि बीजेपी जो है ओबीसी की राजनीति जो है उसमें किस तरीके से एक ओबीसी नेता को पीछे कर रही है और योगी जी के पीछे खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी, या योगी जी से डरी हुई है, ये बताने की कोशिश भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये हैसियत भी बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को कि तुम्हारे पास 100 विधायक हैं ही नहीं तो तुम क्या योगी जी को हटवाओगे और क्या करोगे, और 100 विधायक अगर हैं और भाजपा नहीं मानती तो हमारी तरफ आओ, हम बना देंगे मुख्यमंत्री तुमको। और इस तरीके की चीज़ें होती रही है। भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके काम करती रही है। मायावती को इसी तरीके से बनाया गया था सबसे पहली बार मुख्यमंत्री कि आप आ जाइए छोड़ करके सपा का साथ, हम आपको बना देंगे, और बनाया गया था उनको मुख्यमंत्री। तो अखिलेश यादव इसी तरीके की एक तरीके से कहा जाए वो ऑफ़र दे रहे हैं और उसको उन्होंने मानसून ऑफ़र जो है वो नाम दिया है, यानी कि मज़े लेने के लिए सावन में आग लगा रहे हैं अखिलेश यादव। ये भी आप कह सकते हैं सर मित्रा जी कि उस सावन में भारतीय जनता पार्टी में आग लगा रहे हैं। तो अखिलेश यादव का ऑफ़र के बहुत से अर्थ हैं और कुल मिलाकर के जो अर्थ है उससे ज़्यादा ये है कि जो अखिलेश यादव ने धमाका किया है उस धमाके से झुलस रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कि पहले ही अपनी अंदरूनी आग में जल रही थी। बिल्कुल, बीजेपी पे पहले ही बहुत सारी अंदरूनी खींचतान चली हुई है। जिस तरह से मतलब 2017 से ही केशव प्रसाद मौर्य का ये अरमान था कि वो जीते, और जब उनके नेतृत्व में बीजेपी जीती थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और केंद्र में बैठे हुए थे उस समय सांसद थे आदित्यनाथ योगी, और उनको एकदम से मुख्यमंत्री बनाया गया। और उस समय का जो बहुत हलचल मची थी, और फिर ऐसा लगा कि चलो ठीक है अगले बार सही, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का नंबर जो है वो अगले बार भी नहीं आया, बल्कि वो अपनी विधानसभा सीट भी हार गए। और उसके साथ साथ उनके इलाकों में जिस तरीके से मतलब उनके जो प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके हैं वहां जिस तरीके से बीजेपी को बार बार हार मिली, उसमें केशव प्रसाद मौर्य को ही एक तरह से चुनौती मिलती रही। और अब केशव प्रसाद मौर्य जब ये कहते हैं कि मेरा घर जो है वो 7 कालिदास मार्ग, उसके दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं, या वो ये बोलते हैं कि मैं संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है, ये सारी बातें जब वो कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के मुकाबले अपने आप को बड़ा बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उनका कद कितना बढ़ पाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में मैं सुन रही थी अपने एक दूसरे चैनल पर, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार का उदाहरण तो उनके सामने है। अब मौर्य जी के पास अगर है 100 सीट विधायक तो ले आए, बिहार जैसा काम कर दे, वहां भी तो इसी तरह से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। तो यानी वो एक तरह से उनको चैलेंज भी नहीं दे रहे बल्कि छेड़ रहे हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जबरदस्ती जो चिकोटी काटना होता है कि आपकी क्या हैसियत है, ये बीजेपी में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और इसके साथ साथ वो बीजेपी को ये भी बता रहे हैं कि आप लोग कितने कमजोर हो गए हैं और हम इतने अभी मजबूत विपक्ष में बैठकर भी कि हम जो है आपके मजे ले सकते हैं, ये अखिलेश यादव ने बता दिया। इस बीच अमरेंदु जी जो 14 जुलाई को जो इनकी जो बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई थी
अब उसकी जो रिपोर्ट है 40 पन्नों, मतलब उसकी करीब 15 पन्नों की रिपोर्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सौंप दी है जेपी नड्डा को। और उसमें यह है कि 80 सीटों पर उन्होंने पार्टी के 40,000 कार्यकर्ताओं से बात की है, फीडबैक लिया है, और उसमें जो हार के कारण बताए गए हैं उन कारणों को जरा देख लेते हैं। जैसा पहला कारण है कि अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी की वजह से। दूसरी बात, बीजेपी कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार से असंतोष था। तीसरी महत्वपूर्ण बात, युवाओं में पेपर लीक को लेकर नाराजगी थी, 6 सालों में जो पेपर लीक होते रहे उसकी वजह से। चौथी बात, सरकारी नौकरियों में संविदा कर्मियों की जो भर्ती हुई उसमें सामान्य वर्ग के लोगों को तरजीह दी गई। और उसके बाद विपक्ष ने जो आरक्षण का जो नैरेटिव बनाया वो, और इसके साथ साथ संविधान बदलने का मुद्दा विपक्ष ने जैसा उठाया, ये सारे अहम कारण बताए। अब इनमें अमलेंदु जी विपक्ष पर तो 2 चीजों का ठीकरा फोड़ दिया गया, लेकिन जो बाकी बातें हैं, अब पेपर लीक की बात है, अधिकारियों और प्रशासनिक इनकी जो मनमानी की बात बोल रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि नौकरियों में सामान्य वर्ग को तरजीह दी गई, या आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो असंतोष है, ये सारी बातें क्या कहीं ना कहीं योगी को ही कटघरे में खड़ा नहीं करती हैं? क्या बीजेपी अध्यक्ष ने भी इस बार केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर योगी को कमजोर करने का काम नहीं किया? और क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की बात सच हो सकती है यहाँ पर? देखिए संमित्रा जी, एक तो जो भूपेंद्र चौधरी ने रिपोर्ट दी है वो भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट एक तरीके से कहा जाए वो ठीक है, उन्होंने लोगों से बातचीत की होगी, हो सकता है 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत की हो, उसके आधार पर रिपोर्ट दी हो, लेकिन बहुत से तथ्य उसमें ये हैं वो जो साफ इशारा करते हैं, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, कि ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनकी तरफ इशारा करती है ये रिपोर्ट। हालांकि ये रिपोर्ट एक तरीके से मोदी जी के ऊपर भी सवाल उठाती है। अब वो सवाल ये है कि विपक्ष किस तरीके से संविधान को मुद्दा बनाने में कामयाब हो गया, या अति आत्मविश्वास की बातें जो योगी आदित्यनाथ ने कही थी वो भी, तो अति आत्मविश्वास तो 400 पार का नारा ही था, इसके अलावा तो और कुछ अति आत्मविश्वास नहीं था। तो ये रिपोर्ट एक तरीके से दोनों बातों को देखती है कि ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक षड्यंत्र की बू भी इसमें आती है, और दूसरा शायद भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट जो है वो मोदी जी को भी कुछ आईना दिखाना चाहती है कि सारी गलतियाँ मतलब जो हैं वो उसमें बड़ा योगदान मोदी जी का है, ये बताने की शायद कोशिश कर रहे होंगे। अब की है उन्होंने या नहीं किया, या कार्यकर्ताओं ने उनको बताया है वही उन्होंने फीडबैक दिया है, या वो जानते होंगे कि क्या है रिपोर्ट में और क्या उन्होंने दिया है, हम लोग इस बारे में नहीं जान सकते कि उनकी मंशा उसमें क्या रही होगी। लेकिन जो रिपोर्ट समिता जी मतलब जो आई है छन छन के, वो ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि योगी आदित्यनाथ को इसमें टारगेट करने की कोशिश हो रही है, और हार का ठीकरा जो है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये हार की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को लेनी चाहिए थी जिसने 400 पार की गारंटी दी थी। अब वो 400 पार की गारंटी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्हीं की सारी गारंटियाँ थी, किसी और की कोई गारंटी नहीं थी। तो जिसने 400 पार की गारंटी दी थी, तो हार की जिम्मेदारी जो है वो भी उसी को लेनी चाहिए जिसने 400 पार की गारंटी दी थी। योगी आदित्यनाथ ने ना तो 400 पार की गारंटी दी थी, ना कोई और गारंटी दी थी। 80 सीटें जीतने की गारंटी भी अमित शाह ने दी थी या केशव प्रसाद मौर्य ने दी थी, किसी और ने इसकी कोई गारंटी नहीं दी थी। तो अगर वो गारंटी फेल हुई है या पहले से कम सीटें आई हैं, तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या कमी आ रही है और नरेंद्र मोदी को जनता ठुकरा क्यों रही है। ये एक तरीके से मुझे लगता है समिता जी, इसका लब्बो लवाब जो है वो ये हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ें हों। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को और भी बहुत सारी समीक्षा करनी होंगी। अब जैसे कहा गया परीक्षा को लेकर के भी उसमें सवाल उठे हैं, पेपर लीक को लेकर के भी सवाल उठे हैं, और अगर पेपर लीक को लेकर के सवाल उठ रहे हैं समिता जी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी केंद्र सरकार की ज़्यादा भूमिका है, राज्य सरकार की भी इसमें भूमिका है, इसमें कोई शक नहीं है। राज्यों के भी पेपर लीक हुए, लेकिन केंद्र सरकार के बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए हैं। तो ये पेपर लीक भी एक बड़ा मसला है, इसको स्वीकार कर रही है अगर भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छी बात है, वरना इससे पहले तो स्वीकार ही नहीं किया जा रहा था कि ये कोई मुद्दा भी है। तो इस मुद्दे पे आ रही है। तो कुल मिला के समिता जी ये है कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसमें एक तरीके से कहा जाए जो अंदर की स्थिति है उसको बाहर ला करके निकाल के रख देती है। हालांकि खबरें ये हैं कल दिन भर चली मीडिया में कि उन्होंने भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं यूपी बीजेपी के, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अब पेशकश की है कि नहीं की है हमें नहीं मालूम, पेशकश की है नहीं की है, और अगर पेशकश की है तो स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है उनका इस्तीफ़ा। अगर पेशकश की है तो अगर उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया जाएगा सर मित्रा जी भूपेंद्र चौधरी का,
तो फिर ये इस्तीफे तो और जगह भी होंगे, फिर ये इस्तीफा जेपी नड्डा का भी होगा, ये इस्तीफा भी नरेंद्र मोदी का भी होगा। सवाल तो उठेंगे ना कि भाई अगर भूपेंद्र चौधरी हार की जिम्मेदारी लेकर अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो हार की जिम्मेदारी फिर योगी आदित्यनाथ को भी लेनी चाहिए, हार की जिम्मेदारी फिर अमित शाह को भी लेनी चाहिए, हार की जिम्मेदारी फिर जेपी नड्डा को भी लेनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को भी लेनी चाहिए, फिर जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए जिस जो भी कारण बने हो, जो रिपोर्ट बता रही है उस रिपोर्ट के आधार पे। तो ये एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चीज़ें चल रही हैं उसमें ये ध्यान हटाया जा सके कि नरेंद्र मोदी की क्षमता अब समाप्त हो चुकी है और लोकसभा चुनाव में हार के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। इससे ध्यान भटकाने के लिए वही लगता है कि ये रिपोर्टबाजी जो सब कुछ हो रही है उसका एक प्रहसन जो सब चल रहा है उसका एक कड़ी है कि ध्यान मोदी जी की तरफ से हटे कि हार के लिए मोदी जी जो हैं वो जिम्मेदार नहीं है, बाकी और बहुत से कारक हैं वो हार के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में एक राजनीतिक दल है शर्मिष्ठा जी, तो उसको तमाम पहलुओं पर विचार करके अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आपकी सरकार बन गई है, लंगड़ी सरकार है, बैसाखियों पर टिकी सरकार है, ठीक है, सरकार आपकी बन गई है, उसके बावजूद आप क्यों हारे हैं? कोई भी एक राजनीतिक दल होता है उसकी अगर सीटें कम होती हैं, हालांकि रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि लगभग 8% मतों का मत कम हुए भारतीय जनता पार्टी के कई क्षेत्रों में। तो 8% मत शर्मिष्ठा जी केवल भितरघात से कम नहीं हो सकते। 8% मत अगर कम हुए तो कहीं ना कहीं पार्टी की पॉलिसीज़ में कोई ना कोई खोट है, उसमें कोई ना कोई लोचा है और उसकी वजह से 8% मत कम हुए। भितरघात अगर होती, अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया होता तो उसका 1-2% का अंतर हो सकता था। 8% एक बहुत बड़ा मार्जिन है। 8% की अगर कमी भारतीय जनता पार्टी के वोटों में आ रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मचिंतन का निश्चित तौर पर विषय होना चाहिए। वो करेंगे आत्मचिंतन या नहीं करेंगे, या मोदी जी की तरफ से ही ध्यान हटाते रहेंगे, ये उनका अंदरूनी मसला है, उसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन जो खबरें बाहर आ रही हैं तो उसके आधार पर हम ये समीक्षा कर सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव ने सुबह रात में एक और ट्वीट किया था, जब वो लौट के बुद्धू घर को आए। तब ये लौट के बुद्धू घर को आए, ये किसके लिए कहा जा रहा है पता नहीं, अखिलेश यादव ने किसके लिए कहा है, उसमें भी उन्होंने कुछ हैशटैग इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी को टैग किया, ना किसी के बारे में कोई सूचना दी किसके लिए कह रहे हैं। लेकिन समझा यह जाता है कि कल लौट कर के दिल्ली से कौन गया है वापस लखनऊ, उसी की तरफ उनका इशारा होगा जिसको वो सुबह मानसून का ऑफ़र पकड़ा रहे थे कि लौट के बुद्धू घर को आ गए तो मानसून का ऑफ़र ले लो। अब जिसको भी उनका ऑफ़र है उसी के लिए उन्होंने कहा होगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब ये भारतीय जनता पार्टी जाने कि उनके यहाँ लौट करके घर को कौन आया है शर्मिष्ठा जी। बिल्कुल, बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लेकिन हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के इस अंदरूनी झगड़े का असर अब यूपी की राजनीति में सतह पर दिखने लगा है। और इसीलिए जो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से वो तंज भरे ट्वीट कर रहे हैं, वो केवल ये नहीं कि वो मजे ले रहे हैं, बल्कि इसके पीछे उनके राजनीतिक मायने भी कहीं ना कहीं हैं। और ये तय है कि जहां बीजेपी कमजोर हुई वहां पर ही सपा और इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। अब अगले चुनाव में थोड़ा वक्त है यूपी के, लेकिन इस बीच इसके पहले 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वो भी एक बड़ा एक मसला है बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी जो पीछे जो उपचुनाव हुए उसमें 13 सीटों में केवल 2 सीटें बीजेपी को मिली। तो अब यूपी में उसकी उपचुनाव में क्या हालत होगी, इस बात को लेकर भी अभी से चिंताएं जाहिर हो रही हैं। वैसे अभी तक ट्रेंड यही रहा है, चलन यही होता है कि जिस राज्य में जिसकी सत्ता है उपचुनाव में उसे ही बढ़त मिल जाती है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हो पाया, तो अब यूपी में भी बीजेपी डर रही है। खासकर अयोध्या में हार के बाद से बीजेपी को थोड़ा और झटका लग चुका है। और इन उपचुनाव में मतलब जो योगी को, इसीलिए अभी मेरा ख्याल है एक ये भी चर्चा चल रही थी कि योगी को शायद अभी ना हटाए हाईकमान, क्योंकि अगर योगी हटते हैं तो उपचुनाव में फिर और उसको स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच योगी के लिए भी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर है और उन्होंने शायद ये संदेश दिया है कि उपचुनाव को मैं जीत कर बताऊंगा। कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, ये अभी उसकी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। कम से कम 30 मंत्रियों को उन्होंने इस तरह से प्रभारी बनाया है 10 जो सीटें हैं उसके लिए, और उनको ये निर्देश भी दिए हैं कि आपको हर हफ्ते में कुछ इसी तरह के निर्देश हैं। मैं एक मिनट देख लेती हूँ जी। उन्होंने ये कहा है कि आपको कम से कम 2 रातें उपचुनाव वाले क्षेत्रों में गुजारनी है। ये योगी ने अभी से अपने 30 मंत्रियों को जो प्रभारी मंत्री बनाए हैं उसमें उन्होंने उनको निर्देश भी दे दिए हैं। योगी अभी से उपचुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, हालांकि अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अमलेंदु जी, अभी ये जो 10 सीटें हैं उनमें सीसामऊ, कुंदरकी, मिल्कीपुर, कटेहरी और करहल ये भाजपा के सपा के पास पहले से है।
तो 5 सीटें पहले से सपा के पास है और गाजियाबाद, खैर और फूलपुर भाजपा के पास है। मझवा सीट जो है निषाद पार्टी और मीरापुर रालोद ने पिछले बार जीती थी। रालोद अभी वापस बीजेपी के साथ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी अपनी जो 5 सीटें हैं वो बजा लेगी और उसके साथ साथ क्या वो सपा की 5 सीटों में सेंधमारी कर पाएगी, खासकर ये जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद, क्योंकि सीसामऊ और कुंदरकी सीट जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक वोट हैं और यहाँ पर 2017 में मतलब जब बीजेपी की एकदम बढ़िया पकड़ थी उसके बाद भी सपा ने ये सीटें जीत ली थी। कटेहरी की सीट जो है वो सपा नेता लालजी वर्मा वाली है, वहां पर भी बीजेपी को जीतना मुश्किल है। करहल जो है वहां से अखिलेश यादव खुद जीत चुके हैं और ये उनके मतलब यादव परिवार की पैतृक सीट रही है। मिल्कीपुर सीट जो है वो अवधेश प्रसाद वाली है, अयोध्या से जिनको अभी मतलब जो सांसद चुने गए। तो यहाँ भी दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े इनका जो मत है वो मायने रखता है। अब इस समीकरण में आप क्या देखते हैं कि क्या बीजेपी कहीं कोई स्टैंड कर पाएगी, क्योंकि अपनी सीटें बचा लेना उसमें कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन अपना दबदबा कायम करने के लिए उसके लिए जरूरी है कि वो सपा की सीटें भी ले पाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात देखते हुए कि वो बीजेपी कोई ऐसा काम कर पाएगी, सपा की सीटों पर वो अपना कब्जा कर पाएगी? देखिए संमित्रा जी, अगर वास्तव में निष्पक्ष उपचुनाव होते हैं तो इस बात को हम लोग लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहते रहे थे कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो परिणाम क्या आएंगे। तो आज भी हम कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष उपचुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बचा ले, यही उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन चूँकि जैसा आपने कहा कि उपचुनाव जो है वो ज़्यादातर उसके होते हैं जिसकी सरकार होती है, तो हमने देखा कि किस तरीके से अमरवाड़ा की सीट जो मध्य प्रदेश में थी, अभी जो हाल ही में उपचुनाव हुआ, उसको लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीता और कांग्रेस ने किस तरीके से आरोप लगाया कि बीच में लंच के लिए साहब जो काउंटिंग अधिकारी थे वो उठ करके चले गए, उसके बाद जब लौट करके वो आए तो खेल हो चुका था। इसी तरीके से उत्तराखंड की मैंगलोर सीट थी, उस पर भी हम लोगों ने देखा कि मंगलौर सीट पे किस तरीके से पोलिंग वाले दिन क्या क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से मतदाताओं को डराया धमकाया गया प्रशासन के ज़रिए, पुलिस प्रशासन के ज़रिए, और उसके बाद फिर किस तरीके से वहाँ काउंटिंग में जो हुई उसमें भी किस तरीके से आगे पीछे सब चीज़ें चलती रहीं। उसके हालांकि मंगलौर सीट निकाल ली कांग्रेस ने वहाँ, और वो बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगा उत्तराखंड में भी। लेकिन प्रशासन जो कर सकता है या सरकार जो कर सकती है वो सारे काम करने की कोशिशें की गई। जाहिर सी बात है संमित्रा जी कि उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो वो अब ये अभी तो ठीक है लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डाली जा सकती है, लेकिन अगर उपचुनाव में हार मिलेगी तो फिर ये सीधे सीधा मतलब मोदी खेमा जो है वो फिर योगी आदित्यनाथ के ऊपर डालेगा। तो योगी आदित्यनाथ के सामने अब चैलेंज ये है कि किसी तरीके से उनको ये सीटें जीत करके दिखानी है और ये बताना है कि हमने ये सीटें जीत ली हैं। लेकिन संमित्रा जी, अगर वो सीटें जीत लेते हैं, मैं इफ़ एंड बट की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए योगी मतलब बीजेपी ये उपचुनाव सब जीत के ले जाती है या सपा से कुछ सीटें छीन लेती है और ज़्यादा बढ़ती तब रहती है, तो भी परेशानी मोदी जी के लिए हो जाएगी, क्योंकि तब योगी जी कहेंगे कि देखो लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की वजह से हार हुई, उपचुनाव था मैंने उपचुनाव जिता लिए, इसका मतलब मेरा नेतृत्व तो बड़ा है, मेरे अंदर क्षमता ज़्यादा है और मोदी जी के अंदर क्षमता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो कुल मिला के जान आफत में ये समझता है, चाहे सीटें जीतें हो चाहे हारें। अगर हारते हैं तो फिर ये होगा कि भाई ठीक है लोकसभा में जो डिक्लाइन शुरू हुआ था वो उपचुनाव तक जारी है और फिर आपको हार मिल रही है, तो आपको अपनी रणनीति पे विचार करना पड़ेगा। और अगर जीत जाते हैं तो योगी जी कहेंगे तो मेरी वजह से जीते हैं, मैंने जिताया, मैंने देखिए कितनी अच्छी फील्डिंग की थी, 3-3 मंत्री बना दिए थे। हालांकि जो 30 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है उनमें कहीं भी केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक जो 2 मुख्यमंत्री हैं वो नहीं उस कमेटी में, उनको बाहर रखा गया है। और कल दिन भर चर्चाएं ये भी चलती रही थी कि शायद योगी आदित्यनाथ जब गए हैं मिलने के लिए गवर्नर से तो वो केशव प्रसाद मौर्य को और ब्रजेश पाठक को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने को पत्र लेकर के गए। इस तरह की अफवाहें थीं, क्योंकि जब खबर आई कि योगी आदित्यनाथ मिलेंगे राज्यपाल से जाकर के तो अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो वो अफवाहें थीं, वो अफवाहों की तरीके से रहेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कल का दिन पूरा अपने पक्ष में किस तरीके से इस्तेमाल किया ये भी समझाया जा सकता है कि पूरे दिन अफवाहें चलती रहीं कि कोई कह रहा था कि इस्तीफा देने जा रहे हैं योगी जी, कोई कह रहा था केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक को बर्खास्त करने के लिए करके जा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें जो थी वो लगातार दिन भर चलती रहीं। तो लेकिन इसके बाद अगर सुमित्रा जी ये जीत करके आते हैं और जैसे कहा गया है कि उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, 2027 का चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो ये अगर जीत के आते हैं तो ज़्यादा संकट मोदी जी के लिए पैदा हो जाएगा
और अगर हारते हैं तो कुल मिला के पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट होगा। तो ये अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर निर्भर करता है, मतलब वो किस तरीके से जीतते हैं, क्या फील्डिंग करते हैं। हालांकि हम लोगों ने देखा समिता जी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव किस तरीके से जीते जाते हैं, या जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें भी हमने देखा था कि किस तरीके से फील्डिंग की गई थी और पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से काम किया था। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि उपचुनाव में भी होंगी। जिस तरीके के इस्तेमाल मंगलौर में हुए या अमरवाड़ा में हुए, उस तरीके की चीज़ें यहाँ भी इस्तेमाल होंगी। और ऐसा नहीं है कि उसको नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब तो आरोप जो रिपोर्ट आई है उसी में ही लगाया जा रहा है कि प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। रिपोर्ट तो यही है ना कि प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। तो आप प्रशासन के सहयोग से चुनाव जीतना चाहते थे, तो उपचुनाव भी आप प्रशासन के सहयोग से जीतना चाहेंगे। तो प्रशासन आपको सहयोग देगा तो आप उपचुनाव जीत जाएंगे। तो उपचुनाव जीत भी जाएंगे, तब भी फिर इसकी समीक्षा होगी समिता जी की जीत गए तो क्यों जीत गए, और हार गए तो फिर जाहिर सी बात है कि बीजेपी का डिक्लाइन जारी है। तो ये है। तो कुल मिला के संकट जो है समिता जी, वो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश को लेकर के। जीतते हैं तो और हारते हैं तो, यानी ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी और शाह, उनके लिए उनका एक तरह से कहा जाए वो हलक कस के पकड़ लिया है कि ना उनको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। ना योगी के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, और योगी को बर्दाश्त करते हैं तो फिर अपना नुकसान करते हैं। ये उनको समझ में आ रहा है समिता जी। बाकी ऐसा है कि नहीं ये हम नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि योगी जी ने मोदी और शाह को बिल्कुल फंसा दिया है, और उपचुनाव में मतलब उपचुनाव के पहले वो उनको हटा नहीं पा रहे हैं। और ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं तो विधानसभा चुनाव के हैं और वो जीत जाएंगे, और अगर हारते हैं तब भी सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो कारण बताए गए हैं समीक्षा में, वो जैसे कि अधिकारियों और प्रशासन का सहयोग नहीं मिलना, इसी से बीजेपी ने अपनी पहली कमजोर कड़ी तो खुद ही सामने रख दी कि हम मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते, हम अधिकारियों के दम पर चुनाव लड़ते हैं। और अगर वो जीत भी जाते हैं तो फिर यहाँ भी योगी ही उनके हिस्से में मलाई आएगी कि देखो मैंने जिता दिया। और मोदी जी की झोली जो है वो शायद यूपी से अब खाली होने की शुरुआत हो ही चुकी है, जिस खाली झोले को उठाकर जाने की उनकी तमन्ना बहुत बरसों की रही है। ऐसा लग रहा है कि उसकी शुरुआत जो है वो यूपी से हो चुकी है, और इसके लिए कहीं ना कहीं अमलेंदु जी सबसे ज्यादा जिम्मेदार खुद मोदी है। भले बीजेपी की समीक्षा बैठक में और उसकी रिपोर्ट में मोदी का नाम सीधे सीधे नहीं लिया जा रहा, लेकिन जो भी कारण सामने आए हैं और उसमें हमने जो कारण देखे उसमें मुद्दों की बात जो है वो बहुत कम है। और अभी भी बीजेपी जो है वो ऐसा लग रहा है कि इधर उधर के बहाने तलाश रही है कि किसी तरह फेस सेविंग कर सके। लेकिन इस बात को क्या उस रिपोर्ट में उसे नहीं देखना चाहिए था कि हिंदू मुस्लिम दांव जो है वो बीजेपी का यूपी में पूरी तरह से फेल हुआ। राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो बिल्कुल काम नहीं आया। ये इन सारी बातों पर बोलने से बीजेपी अभी भी बच रही है, यानी अभी भी वो सच को स्वीकार नहीं कर रही है। ये नहीं मान रही है कि चाहे योगी की बुलडोजर पॉलिटिक्स है, चाहे मोदी की कपड़ों से पहचान वाली और श्मशान कब्रिस्तान वाली पॉलिटिक्स जो है उसको जनता ने नकार दिया है। अगर युवा इस बात से नाराज हैं कि उनको नौकरी चाहिए और सरकारी भर्ती के लिए पेपर जो है वो लीक हो रहे हैं, तो उनके माँ बाप भी कहीं ना कहीं इसी बात से त्रस्त हैं, और लोग महंगाई से भी त्रस्त हैं और लोग भ्रष्टाचार से भी त्रस्त हैं। लेकिन इन सारी बातों को बीजेपी एड्रेस नहीं कर रही है, वो अभी भी हिंदू मुसलमान में लगी हुई है। और अभी हम सब जब ये चर्चा कर रहे हैं अमलेंदु जी, और कांवड़ भी यात्रा शुरू होने वाली है, और उपचुनाव की घोषणा तो खैर अभी नहीं हुई, लेकिन उसके पहले ये जो कांवड़ यात्रा हो रही है इसमें भी अभी एक फैसला यूपी पुलिस ने जो लिया है कि अभी मेरा ख्याल है कि अभी तक तो उस फैसले को वापस नहीं लिया है। कल तक का यही फैसला था कि जो कांवड़ यात्रा के रूट पे जो दुकानें हैं और फल वाले जो ठेले ये सब जो लगाते हैं उनको नाम लिखना होगा, ये यूपी पुलिस का फरमान है। वो उसको बाकायदा जस्टिफाई भी कर रही है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि इससे श्रद्धालुओं को कोई अड़चन ना हो। और इस पर अब जो है पॉलिटिकल बयान आने भी शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, क्या है वो ट्वीट देख लेते हैं। ये अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि ... और जिसका नाम गुड्डू मुन्ना छोटू या पत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। और इसके नीचे अखिलेश यादव ने एक अखबार मतलब एक खबर का क्लिप लगाई है जिसमें हेडिंग है कि सभी दुकानदार अपना नाम बाहर जरूर लिखें। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी किया ये फरमान। इस खबर के साथ अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं कि जिसका नाम गुड्डू मुन्ना छोटू या पत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा।
बहुत बड़ा फिर से एक सवाल अखिलेश यादव का यूपी पुलिस से, और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने माननीय अदालत से ये की, आप इसको स्वतः संज्ञान लीजिए, क्योंकि ये जिस तरह का जर्मनी का जो 1939 से 1945 के बीच का जो दौर था, जिसमें यहूदियों को एक अपना वो जो पीले सितारे वाला डेविड स्टार जो वो बैज की तरह पहन के चलना पड़ता था ताकि आपको दूर से चिन्हित किया जा सके, ये वैसा ही कुछ फरमान है और इसकी निंदा होना शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या बीजेपी इस पर घिर जाएगी? क्योंकि एक और ट्वीट है, ये ट्वीट है असदुद्दीन ओवैसी का। क्या है वो ट्वीट, ये भी देख लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेशानुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर होगा ताकि कोई कावड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद न ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता है और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बायकॉट था। ये असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है जिस पर उन्होंने ये साफ साफ बताया कि जिस तरह से जर्मनी में या दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद नस्ल भेद हुआ, ये उसी किस्म का जो फैसला है ये अब यूपी पुलिस ने लिया है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। गंभीर आरोप है, लेकिन इन आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी नजर आती है अमलेंदु जी, क्योंकि ये बड़ी अजीब बात है कि अब फल बेचने वाले को ये बताना पड़े कि मैं किस जाति धर्म का हूँ। ऐसे तो फिर आप सड़क पर निकले तो आप उसमें भी कि ये सड़क किन लोगों ने बनाई है, जो कपड़े पहने आप उनके भी बताइए कि ये कपड़े जो है आपने उनको किन लोगों ने सिला है और धागे कहाँ से आए, और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर जाति धर्म को आप अलग अलग नहीं कर सकते। ये जो सोच है यूपी पुलिस की, क्या ये फिर से बीजेपी पर भारी पड़ जाएगी? देखिए समिता जी, असल में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई भी सबक लेना नहीं चाहती है अतीत की गलतियों से, बल्कि ये कहा जाएगा कि उसे अपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एजेंडे पर ज़्यादा भरोसा है और वो उसी पे टिके रहना चाहती है। वो ट्रैक बदल नहीं सकती, क्योंकि अगर वो ट्रैक बदलेगी तो उसके सामने और दूसरी तरीके की दिक्कतें आ जाएंगी। फिर जनता के मुद्दों पे बात करनी होगी और उसके लिए उसके पास कोई नीतियाँ नहीं हैं। बेरोज़गारी को लेकर के या महंगाई को लेकर के या शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के कोई उसका अपना एजेंडा नहीं है जिस पे वो चल करके वोट भी ले सके और कुछ काम कर सके। तो इसलिए उनके पास एजेंडा यही हिंदू मुसलमान का बचता है। जो बातें अभी तक कपड़ों से पहचाने जाने की थी, अब बाकायदा वो आदेश आने लग गया कि आप अपना नाम भी लटकाइए कि आपका नाम क्या है, इससे पहचानी जाए। इसको लेकर के समिता जी सिर्फ अखिलेश यादव या असदुद्दीन ओवैसी ही आपत्ति नहीं जता रहे हैं, बल्कि जो एनडीए में बीजेपी का सहयोगी दल है जनता दल यू, उसके नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने भी इस पर सख्त आपत्ति जताई है और कहा है कि मुजफ्फरनगर प्रशासन इसको वापस ले और किसी और ज़िले में ये लागू नहीं होना चाहिए। उनकी तरफ से भी इस तरीके की बातें आई हैं। जाहिर सी बात है समिता जी कि इस तरीके के आदेश सांप्रदायिक तौर पे विभाजन करने की एक राजनीति है और वो प्रशासन के तरफ से दिया जाए चाहे वो सरकार की तरफ से दिया जाए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो समाज तोड़ने का एजेंडा है उसको ही पुष्ट करता है और इस तरीके के आदेश का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है किसी भी तरीके से। असदुद्दीन ओवैसी हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा जाकर के बोल रहे हो, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि अभी दक्षिण अफ्रीका जैसी या जर्मनी जैसी स्थितियाँ हैं, लेकिन वो किसी भी दिन वो परिस्थितियाँ बन सकती हैं अगर इसी राह पे चलते रहे, इससे भी कोई इनकार नहीं है। आज नहीं है तो कल इस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती हैं। हो सकता है ये टेस्ट बैलून हो और अगर ये सफल हो जाए तो आगे जाकर के इसी तरीके की चीज़ें देखने को और मिले तो ये उस तक बड़ी बढ़ा जाए, लेकिन फ़िलहाल वो स्थितियाँ नहीं हैं। और जो तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद हैं साकेत गोखले, राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने भी एनएचआरसी से इसकी शिकायत की है कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसको आदेश को इसको वापस दिया जाए, मुजफ्फरनगर पुलिस को ये आदेश दिया जाए। उन्होंने एनएचआरसी से कहा है और स्पेशल उसकी मांग की है। तो अब देखते हैं एनएचआरसी का कोई आदेश आता है कि नहीं आता है, वो क्या आता है। लेकिन ये इस तरीके के आदेश निश्चित तौर पर समिता जी भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है उसी को ये पुष्ट करते हैं और उसी को एक तरह से बताते हैं कि यह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपड़ों से पहचानने की बात करते थे समिता जी, वही बात अगर मुजफ्फरनगर पुलिस जो है दूसरे तरीके से कह रही है कि हमने ठीक है आपको हम पहचान लेंगे, अपना आप नाम लिखिए इसके ज़रिए, तो ये हो सकता है। देखिए समिता जी, ये चीज़ें जो बढ़ती हैं मुझे लगता है कि इससे सबसे ज़्यादा चिंतित जो होना है वो हिंदू समाज को होना है कि इस तरीके की चीज़ें किस तरीके से उसका नुकसान करती हैं। आपको याद होगा कि जब अभी लोकसभा चुनाव हारे अयोध्या में तो किस तरीके से सोशल मीडिया पे बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने एक अभियान चलाया कि साहब अयोध्या जाइए तो वहाँ के लोगों से कुछ मत खरीदिए, पानी भी अपना लेकर के जाइए और सुबह जाइए दर्शन करके शाम को चले आइए, वहाँ के होटलों में मतलब कि इस तरीके के अभियान चले अच्छे तरीके से। यानी कि आपने हिंदुओं को ही, जो अयोध्या में तो हिंदू ही ज़्यादा है ना,
तो आपने अयोध्या के हिंदुओं के खिलाफ ये अभियान चलाया। तो अगर इस तरीके के अभियान चलते हैं और ये अगर इनको प्रशासनिक मोहर लग जाती है, प्रशासनिक इस पर आदेश लग जाता है इस तरीके के, तो ये कल को चीज़ें फिर और भी आ सकती हैं और फिर हिंदुओं के खिलाफ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं, सवाल इस बात का है कि क्या आप इस तरीके से देश के अंदर सांप्रदायिक विभाजन कर सकते हैं, और वो भी आप प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल करके, आप अपने ओहदे का इस्तेमाल करके इस तरीके का आदेश दे सकते हैं। तो ये व्यवस्था का प्रश्न हो, और जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि न्यायालय को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा भी, या इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसका स्वतः संज्ञान ले सकता है, और नहीं लेता है तो जो सुधीजन हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, उनको इसमें जाकर के न्यायालय की शरण में पहुँचना चाहिए और इसको रुकवाना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि सरकार शायद इसको वापस लेने के लिए आदेश दे सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय हो गया है। और जब अखिलेश यादव इसको ट्वीट कर रहे हैं, दूसरे लोग इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, तो ये फिर समिता जी फिर पूरी दुनिया में एक बहस का विषय बनेगा, और इस बार मतलब भारत की छवि जो है वो पूरी दुनिया में ख़राब होगी कि भारत जो है वो, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, वो दक्षिण अफ्रीका और 40 के दशक का वो नाजी जर्मनी जो है बनने जा रहा है। इस तरह की बातें फिर हो सकता है विदेशी मीडिया इसको लिखे। तो ये चिंता का विषय है, इस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, और न्यायालय को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, NHRC को भी लेना चाहिए। उसके यहाँ दरख्वास्त पहुँची गई है साकेत गोखले की। तो ये है, लेकिन शर्मिष्ठा जी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई सबक नहीं लेगी, और उसकी जो राजनीति है जिस तरीके से, तो उसी रणनीति पे वो आगे बढ़ती रहेगी। उसके पास यही है भी, और कुछ उसके पास है भी नहीं शर्मिष्ठा जी कि वो कोई और राजनीति कर पाए। जी बिल्कुल। बीजेपी के पास शायद आज उसकी हालत इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन हम ये बात देख रहे हैं, और अभी जो हमने बात ये शुरू की वो कि यूपी बीजेपी में जिस तरह से उसे हार मिली चुनाव में, उसके बाद मंथन होना चाहिए था असली कारणों पर, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फिर से बीजेपी उसी ट्रैक पर आ रही है, यानी वो हिंदू मुसलमान की बात फिर से करने पर आ गई है। बहाना भले अभी कांवड़ यात्रा का है, लेकिन बीजेपी की जो सोच है वो जनता को अब समझ में आने लगी है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ, यहाँ पर भी जो बीजेपी को हार मिली, उसके पीछे भी यही वजह बताई गई। आपने मंगलौर उपचुनाव का जो जिक्र किया अमलेंदु जी, वहां भी बीजेपी को हार मिली, लेकिन उसका ये दुस्साहस देखिए कि वो बहुत से लोग ये कह रहे हैं बीजेपी के कि हम वहां पर एक तरह से जीते हैं, क्योंकि पिछले बार हम तीसरे नंबर पे थे और इस बार हम दूसरे नंबर पे हैं। अब वो कंगाली का सुख बीजेपी अगर वहां इस तरह से लेना चाहती है तो वो उसको मुबारक, लेकिन ये बात है कि बीजेपी अभी भी सच को देखने से इनकार कर रही है। और अभी केदारनाथ सीट पर भी उन विधायक की जो आकस्मिक मृत्यु हुई है 9 जुलाई को, उसके बाद वो सीट भी खाली हुई है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि बद्रीनाथ के बाद अब बाबा केदार जो है वो भी अब बीजेपी को सबक सिखाएंगे। ये बातें बीजेपी के लिए शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है। यूपी में बीजेपी के भीतर सत्ता की लड़ाई जो है वो अब सतह पर आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी सच होती है या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव ने जो मॉनसून ऑफर दिया है केशव प्रसाद मौर्य, उस पर क्या रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या लौट के बुद्धू घर को आए वाली जो बात है ये अखिलेश यादव की किसके लिए सच साबित होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अमरेंद्र जी, आज इस चर्चा को हम यही रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। देखते हैं कि अखिलेश यादव का यूपी में जो धमाका हुआ है वो क्या असर दिखाता है। आज की इस चर्चा को यही रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।